हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स अचीव नेट जीआरएफ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोनिका। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया है विद 99.87 परसेंटाइल से। तो हमारी आज की वीडियो रहने वाली है टीचिंग एप्टीट्यूड से। हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक वीडियो पहले भी आ चुकी है जिसमें हमने काफ़ी टॉपिक्स को कवर किया है। आज हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड की दूसरी वीडियो है। इसमें हम टीचिंग की क्या क्या क्वालिटीज़ होती है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेस क्या है और मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड टीचर। तो एक गुड टीचर के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। गुड टीचर इज एज मच अबाउट पैशन एज इट अबाउट रीज़न। मतलब जो गुड टीचर होगा वो पैशनेट भी होना चाहिए और उसको तर्कशील भी होना चाहिए। गुड टीचर इज अबाउट सब्सटेंस एंड ट्रीटिंग स्टूडेंट एज कंज्यूमर ऑफ नॉलेज। जो अच्छा टीचर होगा वो कैसे ट्रीट करेगा स्टूडेंट्स को कि वो एक मतलब कंज्यूमर है जो कि नॉलेज टीचर के पास कंज्यूम करने के लिए आए हैं और जो नॉलेज है वो टीचर एज ए कंज्यूमर स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाता है। गुड टीचर इज अबाउट listening, cautioning, being responsive and remembering that each student and classes are different। जो अच्छा टीचर होता है उसकी क्वालिटी क्या होती है? वो अच्छे से सुनता है, अच्छे से क्वेश्चनिंग करता है, रिस्पॉन्स देता है और इस चीज़ का ध्यान रखता है जो स्टूडेंट है और जो क्लास है वो अलग होती है। हर क्लास में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका बिहेवियर कुछ ना कुछ अलग होता है और हर क्लास अपने आप में एक डिफरेंट होती है। फोर्थ पॉइंट, गुड टीचर इज अबाउट नॉट ऑलवेज हैविंग ए फिक्स एजेंडा एंड बीइंग रिजिड बट बीइंग फ्लेक्सिबल, fluids, experimenting and having the confidence to react and adjust to changing circumstances। जो अच्छा टीचर होगा वो क्या है, वो ना तो अपने सिलेबस को लेके ना ही जो जिस वे से वो अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा है उसको लेके कभी भी वो एक फिक्स एजेंडा के थ्रू अपनी अप्रोच को नहीं रखता। जो अच्छा टीचर होगा वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करेगा, अपनी चीज़ों को लेके फ्लेक्सिबल रहेगा और कॉन्फिडेंस रहेगा। जो भी सर्कमस्टांसेस हो रहे हैं, जो भी चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को चेंज करता है, अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करता है और जो भी सिलेबस है, जो भी सिलेबस होता है जो उसको प्रेजेंट करना होता है उसको लेकर वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करता रहता है। गुड टीचर इज ऑल्सो अबाउट स्टाइल। ये सबको ही पता है। गुड टीचर इज अबाउट केयरिंग, न्यूट्रिंग एंड डेवलपिंग माइंड एंड टैलेंट्स। मतलब जो अच्छा टीचर होता है वो क्या करता है, वो जो स्टूडेंट हैं, जो डेवलपिंग माइंड हैं और टैलेंट्स हैं उनको हमेशा प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है, उनको हमेशा मोटिवेट करता है, केयरिंग होता है। इस तरह से गुड टीचर्स की ये क्वालिटीज़ होती है। आगे दो पॉइंट्स और हैं। गुड टीचर्स इज सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एंड विजनरी लीडरशिप एंड वेरी टेंजिबल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट रिसोर्सेज, पर्सोनल एंड फंड्स। अब लास्ट पॉइंट है, गुड टीचर इज अबाउट मॉनिटरिंग बिटवीन सीनियर एंड जूनियर फैकल्टी, टीम वर्क एंड बीइंग रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट बाय वन पीयर्स। ये हमेशा ये पॉइंट्स रहते हैं। एक अच्छा टीचर है वो एक हर चीज़ों को देख के चलता है, रिकॉग्नाइज करता है, प्रमोट करता है। ये सब गुड टीचर्स की क्वालिटीज़ होती है। फिर आते हैं रोल ऑफ ए टीचर। टीचर के क्या क्या रोल रहते हैं उनको डिस्कस करते हैं। लर्नर फॉर लाइफ लॉन्ग। जो लर्नर्स होते हैं उनकी जो लर्निंग होती है वो इस तरह से करवाई जाती है टीचर्स के द्वारा कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उनके साथ रहे। लर्निंग फैसिलिटेटर, रिसोर्स प्रोवाइडर का काम करता है। जो टीचर होता है वो क्या है, वो स्टूडेंट्स को उन सभी रिसोर्स को प्रोवाइड करवाता है जिन जिन रिसोर्सेज की स्टूडेंट्स को नीड होती है। मेंटर का काम करता है, इंस्टीट्यूशनल स्पेशलिस्ट होता है, क्लासरूम सपोर्टर होता है और करिकुलम स्पेशलिस्ट होता है। ये सब रोल होते हैं एक टीचर के।
इसके बाद आते हैं द इंस्टीट्यूशनल ट्रायंगल, जिसमें तीन जो ट्रायंगल होता है उसमें तीन मेन पॉइंट्स होते हैं, मेन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे टीचर हो गया, कंटेंट हो गया और स्टूडेंट हो गया। इन तीनों का आपस में क्या रिलेशन होता है और ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। टीचर और कंटेंट का रिलेशन कब होता है? बिफोर क्लासरूम। बिफोर क्लासरूम कैसे? क्लास में कुछ प्रेजेंट करने से पहले जो टीचर होता है वो कंटेंट को समझता है, कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है और ये देखता है कि स्टूडेंट्स की नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो टीचर है वो कंटेंट को प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करने की तैयारी करता है और उसको कंटेंट को उसी के अकॉर्डिंग तैयार करता है कि स्टूडेंट्स की नीड किसके अकॉर्डिंग है। फिर आते हैं टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन होता है ड्यूरिंग क्लासरूम। ड्यूरिंग क्लासरूम कब? जब क्लासरूम के अंदर टीचर अपने कंटेंट को प्रेजेंट करता है, जो भी उसने तैयार किया है, उस बीच में स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन होता है, क्योंकि टीचर है वो कंटेंट प्रेजेंट करना है स्टूडेंट को, स्टूडेंट किस तरह से रिएक्ट करता है, क्या उनका रिलेशनशिप है, किस तरह का एनवायरनमेंट है क्लास के अंदर, और जो स्टूडेंट और टीचर का कम्युनिकेशन है वो सब टीचर और ये ड्यूरिंग क्लासरूम के अंदर आता है। फिर उसके बाद आते हैं स्टूडेंट और कंटेंट का रिलेशन। स्टूडेंट और कंटेंट का रिलेशन होता है आफ्टर क्लासरूम। जब टीचर अपने कंटेंट को प्रेजेंट कर देते हैं, अपनी चीज़ों को बता देते हैं, समझा देते हैं, उसके बाद जो स्टूडेंट है उसी कंटेंट को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करता है, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको अपने दिमाग में रिमेंबर करने की कोशिश करता है, एनालाइज करता है, और जो भी उसको डिफ़िकल्टीज लगती है या कुछ लगता है, कोई प्रॉब्लम होती है, वो उस कंटेंट को लेकर अपने डिफ़िकल्टीज को क्लियर करता है। ये हो गया स्टूडेंट और कंटेंट का रिलेशन आफ्टर क्लासरूम। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। टीचर और कंटेंट का रिलेशन क्या होता है? डीप कंटेंट नॉलेज। जो टीचर होता है वो क्या देखता है कि जो कंटेंट है जो मुझे प्रेजेंट करना है उसके बारे में मुझे कितनी नॉलेज है, क्या मुझे प्रेजेंट करना है। तो लैंग्वेज को लेकर जो चिल्ड्रन है जिनके सामने टीचर को प्रेजेंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग जो कंटेंट तैयार करता है टीचर, तो वो देखता है जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है स्टूडेंट की या जो भी चाइल्ड है जिनके सामने उसको प्रेजेंट करना है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने कंटेंट को तैयार करता है। ये सब कंटेंट और टीचर से रिलेटेड है। उसके बाद आते हैं कंटेंट और स्टूडेंट से रिलेटेड। जब टीचर अपना प्रेजेंट करके कंटेंट को चला जाता है ड्यूरिंग क्लासरूम के अंदर, क्लासरूम में, उसके बाद आता है स्टूडेंट और कंटेंट का रिलेशन, जिसमें स्टूडेंट डाटा एनालिसिस करता है, इंटरप्रिटेशन स्किल्स का यूज़ करता है, डिफ्रेंशिएशन फॉर ऑल लेवल होता है, मीनिंगफुल एंगेजमेंट होती है, एसेट्स अप्रोच यूज़ होती है, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड इंक्वायरीज का यूज़ किया जाता है, नॉलेज एप्लीकेशन फॉर रियल वर्ल्ड इश्यूज के साथ किया जाता है, एंड क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज एंड इनोवेशन। इसमें किन किन पॉइंट्स को निकल के क्या क्या पॉइंट्स निकलते हैं? जब स्टूडेंट है कंटेंट को दोबारा उठाकर देखता है जो भी टीचर ने प्रेजेंट किया है, तो उस कंटेंट की एप्लीकेशन वो अपने रियल वर्ल्ड में करने की कोशिश करता है, उस पर क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग का यूज़ करता है, उससे कुछ ना कुछ नया इनोवेट करने की, नई नॉलेज लेने की कोशिश करता है, और जो डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन स्किल्स का भी स्टूडेंट यूज़ करता है। फिर उसके बाद आते हैं स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन। स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन कब होता है? ड्यूरिंग क्लासरूम। तो इसके अंदर क्या होती है? इसके अंदर जो इंगेजमेंट होती है स्टूडेंट और टीचर की, उनका रिलेशनशिप कैसा है, एंड उनकी जो लैंग्वेज है, कल्चर है, लाइव्ड एक्सपीरियंस है, वो किस तरह के हैं, उनको लेकर, एम्पावरिंग बिलीफ सिस्टम्स को लेकर, और जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है स्टूडेंट्स की, चाइल्ड की, वो किस तरह की है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है ड्यूरिंग क्लासरूम के अंदर, जब टीचर और स्टूडेंट का आपस में रिलेशन होता है।
तो ये हो गया हमारा 2 टॉपिक हमने कवर कर लिए। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर, मैक्सिम ऑफ टीचिंग। इसके अंदर हम कंप्लीट मैक्सिम ऑफ टीचिंग को कवर करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बार यूजीसी नेट के अंदर इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिम्स क्या है? ये एक तरह के रूल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के साथ बने हैं, जिनका यूज़ कर कर जो टीचर है वो गाइड करता है। ये गाइड करते हैं टीचर को कि फ्यूचर का एक्शन और बिहेवियर किस तरह से हो, किस तरह से वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो क्या, अब इसको पढ़ते हैं। ए मैक्सिम इज ए ग्राउंड रूल एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल दैट हैव इवॉल्व्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ ए गाइड फॉर फ्यूचर एक्शन और बिहेवियर। मतलब ये एक तरह के रूल है, प्रिंसिपल, फंडामेंटल प्रिंसिपल बोल सकते हैं, जो टाइम के साथ बने हैं। ये क्या काम करते हैं? ये टीचर को गाइड करने का काम करते हैं, उनके बिहेवियर को लेकर, उनके एक्शन को लेकर, किस तरह वो अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं, उसको लेकर ये काम करते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिम पर आते हैं, फ्रॉम नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन से मतलब क्या है? सबसे पहले उन चीज़ों को लेकर चलना जिनके बारे में आपको नॉलेज हो, आप जानते हो, आपको इंफॉर्मेशन हो उस चीज़ की। दिस मैक्सिम स्टेट दैट द न्यू इंफॉर्मेशन टू बी गिव टू पीपल मस्ट बी लॉजिकली लिंक्ड विद देयर प्रीवियस नॉलेज। मतलब जो नई नॉलेज है वो कैसे दी जा सकती है पुपिल्स को, लिंक करके उनकी प्रीवियस नॉलेज के साथ, जिससे वो नई नॉलेज को प्रीवियस नॉलेज के साथ लिंक करके उसको याद रख सके और अपनी जो लर्निंग है उसको लाइफ लॉन्ग तक बनाए रख सके। इससे क्या फ़ायदा होता है? रिटेंशन इज ऑलवेज बेटर इफ न्यू नॉलेज कैन बी लिंक विद द न्यू वन। तो जो रिटेंशन बनती है नॉलेज को लेकर, जो नई इंफॉर्मेशन है या नई नॉलेज है जो टीचर स्टूडेंट के सामने, या कोई भी नॉलेज हो सकती है, जब प्रेजेंट की जाती है, जब उस नॉलेज को आप किसी नॉन नॉलेज के साथ, नॉन मतलब जो पहले से उसके बारे में स्टूडेंट को नॉलेज हो, उसके साथ लिंक कर दिया जाता है, तो उसकी जो नॉलेज है, उसकी जो रिटेंशन पावर है वो हमेशा इंक्रीज हो जाती है। दिस मैक्सिम फैसिलिटेट लर्निंग प्रोसेस एंड इकोनोमलाइज द एफर्ट्स ऑफ द टीचर एंड द टीच। इट वुड नॉट बी एन exaggeration to say that this maxim is an indispensable part of teaching learning process. This is a natural method of learning. मतलब ये क्या है? ये एक नेचुरल मेथड है जिससे जो रिटेंशन पावर है या लिंक कर कर नॉलेज दी जाती है, जिससे याद करना स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, सम एप्लीकेशन ऑफ न्यू नॉलेज फ्रॉम नॉन टू अननोन इन टीचर एजुकेशन। जैसे जब टीचर लेसन को इंट्रोड्यूस करता है, जो इंट्रोडक्शन की स्किल्स होती है, उस समय नॉन टू अननोन की मैक्सिम को यूज़ किया जाता है। टीचिंग ऑफ पेडागोजी के अंदर भी नॉन टू अननोन को यूज़ किया जाता है। टीचिंग ऑफ बेसिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी के अंदर भी इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉफिट और लॉस। जब टीचर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में स्टूडेंट्स को बताता है, टीच करता है, तो वो क्या करता है? वो शॉपकीपर की रेफरेंस देकर उनको समझाने की कोशिश करता है कि जब एक शॉपकीपर किसी सामान को जैसे किसी सामान को परचेज करते हैं और जब उसको सेल करते हैं, तो उसके बीच का जो परसेंटेज होता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो उनका शॉपकीपर का प्रॉफिट होता है। इस तरह के एग्जाम्पल को लेकर जब समझाया जाता है, तो जो स्टूडेंट है उन चीज़ों को लिंक कर पाते हैं और उसकी जो रिटेंशन है वो इंक्रीज हो जाती है। तो ये भी वही पॉइंट है जिसमें जैसे वाटर की ब्यूटी है कि एबिलिटी है,
कि वो हमेशा बहता रहता है, इस चीज़ का स्टूडेंट्स को पता होता है, नोन होता है। उसके बाद जो टीचर है वो इसको किस तरह से लिंक करता है, द ट्रू ब्यूटी ऑफ नॉलेज लाइज इन इट्स एबिलिटी टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बीइंग टू अनदर एंड सो ऑन। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज मतलब जो नॉलेज की ब्यूटी है वो किसके अंदर एबिलिटी है, टू बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, मतलब नॉलेज हमेशा एक से दूसरे तक जाती है तो वो हमेशा इम्प्रूव होती है। तो इस चीज़ के साथ उनको लिंक किया जाता है। अब आते हैं सेकंड मैक्सिम पर, जो कि है फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जब टीचर कोई डिफ़िकल्ट किसी टॉपिक को समझाना चाहता है स्टूडेंट को, तो वो किन टॉपिक से स्टार्ट करता है, वो ऐसे टॉपिक से अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करता है जो कि सिंपल हो, जिससे जो स्टूडेंट है वो उस स्टूडेंट टीचर को ध्यान से सुने, उस चीज़ को समझे। तो फॉर टीचर क्या होता है, अपने लेवल ऑफ टीचिंग को इम्प्रूव करता है, अपने लेवल ऑफ टीचिंग को बढ़ाता है। तो ये क्या होता है, ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। दिस मैक्सिम स्टेट द दैट डिफिकल्टी शुड फॉलो easy in teaching. Alternatively, the teacher should start with a simple thing and proceeds to difficult one in a logical and systematic and stepwise manner. मतलब जो टीचर है वो क्या करता है, इजी और सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करता है, फिर उनको लॉजिकली और सिस्टमैटिकली स्टेप वाइज उनको इम्प्रूव करता है, उनको डिफ़िकल्ट करता है कि जो स्टूडेंट हैं उनको डिफ़िकल्टी भी ना हो। क्योंकि जब स्टूडेंट्स को किसी चीज़ पर डिफ़िकल्टी होती है तो वो बिल्कुल उस चीज़ को गिव अप कर देते हैं या छोड़ देते हैं। जब सिंपल से चीज़ों से स्टार्ट कर कर किसी चीज़ को समझाया जाता है तो जो स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है उस चीज़ में बनता है और वो उस चीज़ को अच्छे से अडॉप्ट करते हैं और उस चीज़ को समझते हैं। तो ये हमारे लेवल है, जैसे टीचिंग हो गया, उसके बाद माइक्रो टीचिंग स्किल्स हो गई, फिर उसके बाद वन टीचिंग स्किल्स हो गई, उसको इम्प्रूव कर रहे हैं मतलब, फिर स्पेसिफिक स्किल हो गई विद इट्स कॉम्पोनेंट्स, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टीचिंग स्किल्स हो गई, फिर उसको लिंक कर दिया लेसन के साथ, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन टू स्किल्स हो गई, और एंड में क्या कर दिया, सारे लेसन प्लान को इंटीग्रेटेड लेसन प्लान कर दिया, जिससे वो अच्छे से समझ आता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इम्प्रूव हो रही है, वो बढ़ रही है। मतलब सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करके कॉम्प्लेक्स चीज़ों तक आया जाता है। ये भी वही चार्ट है, इसको भी आप देख सकते हो। सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्टिव को लिया गया, उसके बाद ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स को लिया गया, फिर स्पेसिफिक डोमेन को लिया गया, उसके बाद स्पेसिफिक लेवल ऑफ स्पेसिफिक डोमेन को लिया गया, फिर एक्शन वर्बल एसोसिएटेड विद ईजी स्पेसिफिक लेवल को लिया गया, फिर राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव को लिया गया, एंड में क्या हुआ, राइटिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर लेसन प्लान को लिया गया, जिससे कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऊपर की तरफ जा रही है, इंक्रीज हो रही है। थर्ड मैक्सिम पर आते हैं, जो कि है फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, जो कि टेंजिबल एंटिटीज होती है, और जो अब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनटेंजिबल एंटिटीज होती है। तो जब भी टीचर स्टूडेंट को टीच करता है तो सबसे पहले वो टेंजिबल चीज़ों से लेकर इनटेंजिबल एंटिटीज तक जाता है। Abstract and concrete are classification that domain denote whether a term describe an objective with a physical referent or one with no physical referent. An abstract object is an object which does not exist at any particular time and place, but rather exists as a type of things, an idea or एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जो इंटेंजिबल एंटिटीज होती है वो क्या होती है, वो डज नॉट एग्जिस्ट होती है पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर। वो क्या हो सकती है, वो आइडियाज़ हो सकती है, एब्स्ट्रैक्शन हो सकती है। वही कंक्रीट के बारे में कहें तो कंक्रीट क्या होती है, एक पर्टिकुलर उनकी एग्जिस्टेंस होती है टाइम पर, जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं।
तो इसके बारे में कहा है, सच कॉन्सेप्ट एज पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, लर्निंग, नॉलेज, एटीट्यूड, थिंकिंग एक्सेट्रा आर abstract in that these cannot be touched and see directly, these are intangible। जैसे आपकी पर्सनैलिटी हो गई, इंटेलिजेंस हो गई, लर्निंग हो गई, नॉलेज हो गई, एटीट्यूड हो गया या थिंकिंग हो गई, ये सब इस तरह के एंटिटीज हैं जो कि इंटेंजिबल होती है, जिनको हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते। तो हमेशा उन चीज़ों को लेकर चला जाता है जो कि सॉलिड थिंग होती है और फिर वो होती है इंटेंजिबल तक जाया जाता है। कंक्रीट थिंग और सॉलिड थिंग क्या होती है, जिनको हम छू सकते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, या हम कैन बी टच बाय विद 5 सेंसेस, इनको देख सकते हैं, वो हमारी कंक्रीट के अंदर आती है। जैसे इसके अंदर चीज़ों को समझाने का तरीका कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन ऑफ टीचिंग स्किल बिंग डेमोस्ट्रेशन बाय द टीचर एडुकेटर, क्या होता है। उसके बाद आते हैं जैसे कंक्रीट क्या हो गई, जैसे जो स्किल्स होती हैं जो टीचर डेमोस्ट्रेट करता है वो सब हमारी कंक्रीट के अंदर आती है। फिर मेमोरी हो गई या बिहेवियर हो गया, ये सब एटीट्यूड हो गया, ये सब हमारी एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आती है। फोर्थ पर आते हैं, फोर्थ है हमारा मैक्सिम एनालाइज द सिंथेसिस। इनिशियली द स्टूडेंट हैव लिटल और वैग नॉलेज अबाउट द टॉपिक, मतलब जो स्टूडेंट होता है उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है चीज़ों को लेकर, टॉपिक को लेकर। दिस मैक्सिम स्टेट दैट द डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक और सब्जेक्ट मैटर बी लॉजिकली और सिस्टमैटिकली ब्रोकन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। क्या होता है, जब आप चीज़ों को पूरा एक बार में नहीं समझाते तो क्या करते हो, आप उस चीज़ के या उस टॉपिक के पार्ट कर देते हो, पार्ट वाइज उसको अलग अलग तरीक़ों से सिस्टमैटिकली या उसको स्टेप वाइज कर कर चीज़ों को समझाते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे इनफैक्ट दिस टू आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉग्निटिव डोमेन ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एनालिसिस के अंदर क्या होता है, मीन डिवाइडिंग प्रॉब्लम्स इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट्स एंड देन दिस आर स्टडीड। क्या होता है एनालिसिस के अंदर, इसके अंदर जो टॉपिक है या जो पार्ट है उसको डिवाइड कर दिया जाता है उसके पार्ट्स के अंदर। जैसे जब आप स्टूडेंट्स को मैथ पढ़ाते हो या डाटा इंटरप्रिटेशन करवाते हो तो उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ों का यूज़ किया जाता है। उसके अंदर परसेंटेज का भी यूज़ होता है, रेशियो का भी यूज़ होता है, डिवीज़न का भी यूज़ होता है। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं क्या होते हैं, वो डायरेक्ट डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते, तो स्टार्टिंग में उनको हर चीज़ के बारे में, जैसे रेशो के बारे में अलग से टीच किया जाता है, परसेंटेज के बारे में अलग से टीच किया जाता है, डिवीज़न के बारे में अलग से टीच किया जाता है। उसके बाद उन चीज़ों को कंबाइंड करके डाटा इंटरप्रिटेशन के जो टॉपिक्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व किया जाता है। ये क्या होता है, ये एनालिसिस के अंदर आता है। फिर सिंथेसिस के अंदर क्या है, मीन टू अंडरस्टैंड बाय कनेक्टिंग द नॉलेज एक्वायर्ड थ्रू एनालिसिस द पार्ट। ए टीचर शुड यूज एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड, कि जो टीचर है वो एनालिसिस एंड सिंथेटिक मेथड का यूज़ करता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को टीच करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, एनालिसिस के अंदर तो जो टॉपिक है उसके पार्ट कर दिए जाते हैं, और सिंथेसिस के अंदर क्या है, जो टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को कंबाइंड करके जो अलग अलग टॉपिक हैं उनको कंबाइंड करके एक साथ पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले एनालिसिस के अंदर क्या है, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, सिलेक्शन ऑफ कंपोनेंट, सिलेक्शन ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग एड्स, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड, सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर एवेल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट। इन सब के अंदर एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। फिर सिंथेसिस का यूज़ किसके अंदर होता है, लेसन प्लान हो गया, फ्रेमिंग ऑफ इंट्रोड्यूटरी क्वेश्चंस हो गया, फ्रेमिंग ऑफ डेवलपमेंट्री हो गया, क्वेश्चंस हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हो गया, फ्रेमिंग ऑफ रेपिटुलेटरी क्वेश्चंस हो गया। इन सब के अंदर सिंथेसिस का यूज़ किया जाता है।
जैसे स्टैटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, इसके अंदर क्या होता है, एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। फिर रिजल्ट एंड फाइंडिंग्स के अंदर, थीसिस के अंदर और जो हमारे सिंथेसिस का यूज़ किया जाता है। ये सब आप पढ़ लेना, ये इसके पॉइंट्स हैं। उसके बाद आते हैं हम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। इसके अंदर क्या होता है, साइकोलॉजिकल क्या होता है, इसके अंदर चीज़ों को, मोर इम्पोर्टेंट चीज़ों को ड्यूरिंग इनिशियली स्टेज, साइकोलॉजिकल ऑर्डर इज अ मोर इम्पोर्टेंट। क्या होता है, जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है उसके अंदर जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी इनिशियल स्टेज होती है, उसके अंदर उनका जो इंटरेस्ट होता है वो डेवलप होता है। दिस मैक्सिम स्टेट दैट द सीक्वेंस ऑफ टीचिंग प्रोसेस शुड बी साइकोलॉजिकल followed by logical. If the teacher process is not in logical order and its organization is not synthetical, the entire teaching process will become either हॉचपॉच एंड हजार्ड। मतलब जो टीचिंग की प्रोसेस होती है उसके अंदर आपको इसी तरह से लॉजिक लेकर इसी तरह की प्रोसेस को यूज़ करना होता है, वरना जो टीचिंग प्रोसेस है वो सारी हॉचपॉच बन जाती है। साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल ही लेकर चलना होता है। लॉजिकल के अंदर क्या होता है, फैक्ट्स को आप लॉजिकली लेते हो, लेकिन साइकोलॉजिकल के अंदर ये आपकी नेशनल स्टेज के अंदर इम्पोर्टेंट होती है। साइकोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, नॉलेज शुड बी प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ पुपिल्स, क्रियोसिटी, नीड्स, एक्वायरिंग पावर्स के अकॉर्डिंग इसके सामने प्रेजेंट किया जाता है। लॉजिकली ऑर्डर क्या होता है, नॉलेज बिफोर द पुपिल डिवाइडिंग इट्स लॉजिकली इनटू वेरियस यूनिट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। टीचर एजुकेटर मस्ट एम्प्लॉय दिस मैक्सिम इन दिस on teaching as well as motivate pupil teacher to make use of its under proper guidance and supervision। मतलब जो टीचर की प्रोसेस होती है, टीचिंग की प्रोसेस होती है, हर टीचर को अपनी टीचिंग के अंदर इस मैक्सिम का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी टीचिंग को इफेक्टिव बनाती है। अब आते हैं हम अपने एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट पर। Teacher is a more effective when the teacher display actual teaching aids instead of artificial one before the pupils in the classroom. Researchers have shown that the natural teaching material have more influence in teaching process instead of artificial one. So as far as possible, the teacher should make use of this maxim in teaching learning process. It is a note that this maxim should be blindly resorted to. The teacher should use logically to apply this maxim। मतलब उनको ब्लाइंडली नहीं लेना चाहिए, यूज़ करना चाहिए अपने अकॉर्डिंग, अपने लॉजिकल के अकॉर्डिंग उनका यूज़, इस मैक्सिम का यूज़ करना चाहिए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी इफेक्टिव है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। इसमें सबसे पहले जो एक्चुअल चीज़ें आपके सामने होती है उनको रिप्रेजेंट किया जाता है, दूसरी चीज़ों के साथ उनको लिंक किया जाता है, जिससे इफेक्टिव लर्निंग होती है। अब आते हैं फ्रॉम एम्पिरिकल टू रेशनल, फ्रॉम इनडिफिनाइट टू डिफिनाइट। मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं बचपन के अंदर क्या होता है, उनके बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं, 10 दिन में वो कहेंगे मुझे कुछ और बनना है, उसके बाद कुछ और। तो टीचर क्या होता है, उनको जो उनके ड्रीम्स होते हैं, उनकी नॉलेज होती है, उनकी इंफॉर्मेशन होती है, वो टीचर क्या काम करता है, इनडेफिनाइट को डेफिनाइट के अंदर कन्वर्ट करता है। इट मीन्स दैट द empirical knowledge of a student should be made rational so that it become true and definite। क्या होती है, जो स्टूडेंट्स की नॉलेज होती है वो इम्पेरिकल होती है, उसको टीचर क्या होता है, उस नॉलेज को वो रेशनल बनाता है, जिससे वो ट्रू और डेफिनाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। If we study and analyze the definition of learning, we will become to know that the change in human behavior through experience are term and learning। जैसे
आप जब स्टडी को और उसको एनालाइज करते हो डेफिनेशन को लर्निंग की, तो क्या बन के निकल के आता है कि जो ह्यूमन बिहेवियर के अंदर जो चेंज हो रहा है, किससे चेंज हो रहा है, उनके एक्सपीरियंस से, उनकी लर्निंग से, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लर्निंग की डेफिनेशन के अंदर लेते हैं। तो क्या होता है, जो स्टूडेंट्स की नॉलेज होती है या उनके एक्सपीरियंस होते हैं, वो इतने ज़्यादा इनडिफाइन होते हैं, एम्पिरिकल होते हैं, तो जो टीचर है उनको रेशनल बनाने का काम करता है। द पुपिल लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस and consequently acquire substantial knowledge. In simply word, the ability to know something, to learn and verify it is acquired first, and the ability to interpret it on the basis of logic and logic and रीजनिंग डेवलप्स आफ्टरवर्ड्स। क्या होती है, जब स्टूडेंट, जो टीचर है वो रेशनल कर देता है नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को, तो जो लर्निंग है वो इफेक्टिव बनती है। उसके बाद आते हैं फॉर पर्टिकुलर टू जर्नल, द स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंटेड विद एग्जाम्पल फर्स्ट and then generally law and their derivation can be explained to them। क्या होता है, सबसे पहले जो स्टूडेंट शुड बी प्रेजेंट विद एग्जाम्पल फर्स्ट, उनके सामने पहले जो एक एग्जाम्पल है उसको लिया जाता है, फिर उस एग्जाम्पल को जर्नली लो, जो कि चीज़ों पर अप्लाई करके बताया जाता है, फिर उस चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, जिससे जो स्टूडेंट है उनकी लर्निंग अच्छी होती है। द एक्सपेरिमेंट्स एंड डेमोस्ट्रेशन सर्व दिस पर्पस। द स्टडी ऑफ जनरल रूल शुड बी अंडरटेकन विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम्पल। जो भी जनरल रूल्स होते हैं स्टडी के, इंफॉर्मेशंस के, कोई भी रूल्स हो सकते हैं, वो सबसे पहले पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स के थ्रू बताने चाहिए, फिर उसको जर्नल एप्लीकेशन उन रूल्स की करनी चाहिए। पर्टिकुलर इज अ मोर डिफिनाइड टू चाइल्ड देन द जर्नल। ये मतलब जब आप किसी चीज़ को विद एग्जाम्पल बताते हो, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो आपको काफ़ी समय तक याद रहती है, और आप उसको लिंक कर पाते हो उस एग्जाम्पल से, तो वो आपके दिमाग में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती है उस टॉपिक की। इसके बाद आते हैं डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड पर। डिडक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव होता है साइंटिफिक मेथड, जिसके अंदर जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसकी वेरिफिकेशन होती है। वेरिफिकेशन किससे, साइंटिफिक वे से। वहीं इंडक्टिव मेथड है, वो क्या होता है, वो डिस्कवरी के बेस पर होता है, वो नई नॉलेज को लेने की होती है, जो नई ऑब्जर्वेशंस होती है, ये सब आपके इंडक्टिव के अंदर आती है। तो इसको पढ़ते हैं। डिडक्टिव मेथड, इट डज नॉट गिव एनी न्यू नॉलेज। जो डिडक्टिव मेथड है वो आपको वेरिफिकेशन देता है प्रीवियस नॉलेज की, ओल्ड नॉलेज की, लेकिन ये नई नॉलेज आपको प्रोवाइड नहीं करवाता। वहीं इंडक्टिव मेथड है वो आपको नई नॉलेज प्रोवाइड करवाता है विद डिस्कवरी, ऑब्जर्वेशन, और जो उसकी प्रोसेस होती है उसके थ्रू। डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, इट इज़ ए मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये मेथड होता है आपको इंस्ट्रक्शन देने का। इंडक्टिव मेथड के अंदर क्या होता है, इट इज़ ए मेथड ऑफ टीचिंग। और डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ क्वाइट प्रोसेस, क्विक प्रोसेस। लेकिन इंडक्टिव क्या होती है, ये एक स्लो प्रोसेस होती है, जो कि ऑब्जर्वर की ऑब्जर्वेशन और न्यू नॉलेज के ऊपर बेस होती है। दिस इज अ लेस स्कोप ऑफ एक्टिविटीज इन इट इज़ अ फुल ऑफ एक्टिविटीज़। इंडक्टिव के अंदर आप फुल ऑफ एक्टिविटीज़ करते हो, आप एक्सप्लोर करते हो, नई नॉलेज को ढूंढने की कोशिश करते हो बाय ऑब्जर्वेशन, डिस्कवरी या किसी भी थ्रू ही। ये आपकी फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन होती है, नॉलेज होती है इंडक्टिव के अंदर। लेकिन डिडक्टिव के अंदर आपके पास रेडीमेड इंफॉर्मेशन होती है जिसका आप यूज़ करते हो। डिडक्टिव आपकी एक डाउनवर्ड प्रोसेस होती है ऑफ थॉट्स, लेकिन इंडक्टिव आपकी अपवर्ड प्रोसेस होती है जो कि आपके थॉट से स्टार्ट होती है और जो प्रिंसिपल तक जाती है। लेकिन डिडक्टिव आपकी क्या होती है, ये आपकी लीड करती है
रिजल्ट को, कि रिजल्ट तक जाती है। फिर आते हैं हम फ्रॉम होल टू पार्ट। होल टू पार्ट क्या है? ये एक गेस्टल साइकोलॉजिस्ट है जो प्रूव करते हैं कि फर्स्ट हम देखते हैं पूरे पार्ट को, उसके पूरे ऑब्जेक्ट को, उसके बाद देखते हैं उसके पार्ट्स को। फॉर एग्जाम्पल, वी फर्स्ट परसीव द ट्री एंड देन इट ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स एक्सेट्रा। क्या है? सबसे पहले कोई भी पर्सन है जब देखता है तो वो उसके पूरे होल ऑब्जेक्ट को देखता है, फिर उसके पार्ट्स को देखता है। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट होगा वो आपको कंप्लीट पिक्चर बना के देगा, तो आप उस पूरे ऑब्जेक्ट की तरफ ध्यान जाता है। तो उसमें सबसे पहले आप पेड़ को देखोगे, फिर उसके ब्रांचेस या लीव्स को देखोगे। Thus the introduction and overview of the topic is important। तो इससे क्या होता है, जो भी आप टॉपिक करवाना चाहते हो तो उसका जो इंट्रोडक्शन होता है, उसका ओवरव्यू होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। गेस्टल साइकोलॉजी इज ए स्कूल ऑफ थॉट्स दैट लुक एट द ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर एज ए होल, नॉट इन अ पार्ट। तो द एसेंशियल पॉइंट ऑफ गेस्टल साइकोलॉजी इज दैट इज इन परसेप्शन द होल इज डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट। तो अलग होती है ये। फिर उसके बाद आते हैं, इट इज़ ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंड इन द 20th century दैट प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न स्टडी ऑफ परसेप्शन। गेस्टल थ्योरी एम्फसाइज दैट द होल ऑफ एनीथिंग इज अ ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स। ये तो ट्रू है, जो होल होगा वो ऑब्वियसली उसके पार्ट से बड़ा होगा। द वर्ड गेस्टल इज अ यूज इन अ मॉडर्न जर्मन टू मीन द वे a thing have been placed or put together. Form and shape are the usually translation, and psychology the word is often interpreted as pattern or कॉन्फ़िगरेशंस। तो इसकी क्या साइकोलॉजी होती है? ये किसके ऊपर बेस होती है? ये होती है सिंपलैरिटी, फिर होती है क्लोजर, कॉन्टिन्यूंस और प्रॉक्सिमिटली। क्या होती है इसके अंदर? जब आपको कोई चीज़ें सिमिलर दिख रही है तो आपका ध्यान कब जाता है? आपका ध्यान उस पूरी पिक्चर के ऊपर जाता है, ना कि उसके पार्ट्स के ऊपर। जैसे आपको दूर कोई पेड़ दिख रहा है और जो पेड़ के आसपास चीज़ें हैं वो उससे सिमिलर मिलती जुलती हैं, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? आपका ध्यान जाएगा जो पूरा पार्ट है उसके ऊपर, ना कि उसकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस है या लीव्स है उसके ऊपर। तो ये बेस है सिमिलैरिटी के ऊपर। फिर आती है क्लोजर के ऊपर। व्हेन एन एग्जैक्ट इज इनकम्प्लीट और नॉट कम्प्लीटली एंड क्लोजर। तो जो भी ऑब्जेक्ट है वो आपको कंप्लीट पिक्चर बना के देता है, तो आप उसको पूरा, उसके अंदर पहले उसकी पूरी होल के ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका ध्यान जाता है। फिर आते हैं कंटिन्यूंस पर। द आइज इज कंप्लाइड टू मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट थ्रू अनदर। मतलब पहले एक के ऊपर जाएगी, फिर किसी और के ऊपर जाएगी हमारी आँखें। फिर आता है अप्रोक्सीमेटली। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस टुगेदर द आइज परसीव देम एज ए ग्रुप। जब कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है, आपस में प्लेस है, आपस में मिला हुआ है, तो जो आइज है उसको कैसे प्रिसीव करती है? एज ए ग्रुप। तो वो क्या होता है, वो पूरी एक कंप्लीट पिक्चर बनती है जिसको हम एक हॉल के अंदर देखते हैं, ना कि उसके पार्ट्स में। ये भी आपको वही है, ये गेस्टल साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स के ऊपर है, ये भी वही बताया गया है। इसके अंदर भी सिमिलैरिटी हो गई, सिंप्लिसिटी हो गई, फिगर एंड ग्राउंड हो गया, अप्रोक्सीमिटी हो गई, कंटिन्यूसी हो गई, क्लोजर हो गया, कॉमन रीजन हो गया, और ये सिमेट्री हो गया। इन सब के ऊपर ये गेस्टल साइकोलॉजी है, जो कि आपको बताती है कि जो भी आप देखते हो, आप सबसे पहले उसका कंप्लीट ऑब्जेक्ट को देखते हो, फिर उसके पार्ट्स को देखते हो। तो सबसे पहले स्टडी के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है? इंट्रोडक्शन, उसका ओवरव्यू, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ये गेस्टल की साइकोलॉजी आपको बताती है। हमारी वीडियो आज यहीं तक है। इसके बाद हम लर्निंग की थ्योरीज पढ़ेंगे।
तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।